Jai Hind and welcome back. This is the sixth lecture of the first chapter of class 10 physics. इस लेक्चर के पहले हमने बहुत सारी चीजें सीखी. हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जिससे रिवाइज किया. हमने प्लेन मिरर में बनने वाले रे डायग्राम्स को वापस से रिवाइज किया. हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, रिवाइज किया. हमने नए टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना और उनमें बनने वाले रे डायग्राम्स के बारे में भी जाना. एक कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, एक कॉन्केव मिरर क्या होता है, उनमें क्या क्या अलग अलग तरीके के रे डायग्राम्स बनते हैं. वी लर्न ऑल ऑफ देम. बट अब इस लेक्चर से, लेक्चर नंबर 6 से हम लोग एक नया टॉपिक जो इस चैप्टर का लास्ट वाला हिस्सा है, यानी कि सेकंड पार्ट है. क्या है वो? दैट इज रिफ्रैक्शन वाला हिस्सा. राइट, यही नाम था चैप्टर का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो हमने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया. रिफ्लेक्शन मिरर्स में होता है, तो हमने मिरर्स के बारे में जाना. अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उन चीजों को हम इस लेक्चर से डिस्कस करना शुरू करेंगे. लेट्स बिगिन. जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके कारण हमें सेंसेशन होता है दिखाई देने का, सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि हमें चीजें दिखाई देती हैं. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. हम ये जानते हैं कि हमें क्लास 6, 7, 8 में यही चीजें बताई गई कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. और रिफ्रैक्शन इसी का जस्ट ऑपोजिट है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता. ये एक अधूरा स्टेटमेंट है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. क्या है कंप्लीट स्टेटमेंट, वो हम लोग आने वाले स्लाइड्स में जानेंगे. लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. इस एनिमेशन को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमें पता है कि लाइट जब किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ओपेक सरफेस पे पड़ती है, स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है. और जो लाइट से स्ट्राइक करते हैं किसी सरफेस पे, उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है. आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे होगा उससे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. और सरफेस पे जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उसे नॉर्मल कहा जाता है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. हमें ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. राइट, चलिए. अब ये जो मिथ है या ये जो हाफ इंफॉर्मेशन है, आधी अधूरी जानकारी है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो गलत है. रिफ्रैक्शन वाले इस टॉपिक से हम लोग यही जानेंगे. ठीक है. रिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब ही है दैट लाइट द फिनोमेना बाय विच, आगे स्लाइड में पढ़े उसके पहले ही डेफिनेशन आपको बता देते हैं. रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है द फिनोमेना बाय विच लाइट बेंड्स या डेविएट्स या चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब लाइट किसी चीज में ट्रेवल कर रहा है. अगर एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है, लाइट को किसी चीज की जरूरत नहीं होती है वैसे ट्रेवल करने के लिए, बट फिर भी यहाँ पे हमारे स्टूडियो में जो लाइट्स लगे हैं, उन बल्ब से लाइट मेरे ऊपर आ रही है. तो लाइट क्या से ट्रेवल किया? एयर के थ्रू ट्रेवल किया. अगर टॉर्च आप एक एक्वेरियम के अंदर डालते हैं तो लाइट पानी के थ्रू ट्रेवल कर रहा है और ग्लास के थ्रू भी ट्रेवल कर रहा है. तो लाइट जब एक मीडियम से, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ग्लास हो, उससे दूसरे मीडियम में चला जाता है, वो बेंड करता है, वो रास्ता अपना चेंज कर लेता है. कैसे होती है वो सारी चीजें, वो सब आगे डिस्कस करेंगे. बस इस चीज को ध्यान रखना कि अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी कि लाइट हमेशा फिक्स पाथ में ही रहता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वो गलत है. देखिए, ये रहा लाइट का डेफिनेशन. अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ग्लास स्लैब का. ग्लास स्लैब की फॉर द कन्वीनियंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स और भी बाकी टेक्स्ट बुक्स इसी चीज को यूज करते हैं. तो हम रिफ्रैक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन में क्या क्या टेक्निकलिटी है और क्या क्या फिनोमेना है, उसके बारे में बात करते हैं. ABCD नाम दे दिए ग्लास स्लैब को. ये ग्लास स्लैब है बेसिकली. आपको पता है कि ग्लास जो है, क्योंकि वो सॉलिड है, तो वो ज्यादा डेंस है और एयर रेयर है. रेयर होने का मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के,
वो कंडेंसली पैक्ड नहीं है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो काफी ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के, हवा के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा है क्योंकि हवा गैस है। और उसी तरीके से जो सॉलिड है ग्लास, वो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लास के मॉलिक्यूल्स वो ज्यादा कंडेंसली टाइटली पैक्ड। एक इंसिडेंट रे ग्लास पे आके स्ट्राइक करता है जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख पा रहे हैं, राइट। उस रे को नाम दे दीजिए पी क्यू। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू द ग्लास स्लैब। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होता है, राइट। अब ये हो गया आपका ओरिजिनल पाथ ओपी। ओपी मतलब कि अगर वो ग्लास स्लैब बीच में नहीं आता तो वो जो लाइट रे है वो उसी पाथ से सीधा सीधी निकल जाता। लेकिन क्योंकि लाइट रे बीच में आ गया, राइट, सॉरी, ग्लास स्लैब बीच में आ गया, उसके कारण जो लाइट है या जो लाइट रे है वो डिविएट कर जाएगा, वो बेंड हो जाएगा, वो मुड़ जाएगा। डन। अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था जो येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया वो तो ओरिजिनली उस पाथ पे जाता है, लेकिन लाइट बेंड करके जो पर्पल वाला पार्ट है ग्लास के अंदर वाला वो बेंड करके नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। यानी कि आप एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब लाइट रे को पास कराएंगे तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। और उसका ऑपोजिट जैसे कराते हैं, यानी कि एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए। अब क्योंकि ग्लास डेंस है, अब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में लाइट आ रहा है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। ये उसका ओरिजिनल पाथ हो जाता ओपी। ये हो गया उसका इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे क्योंकि वो ग्लास से इमर्ज कर रहा है ना, दैट्स व्हाई इट्स इमर्जेंट रे। तो ओरिजिनल पाथ कुछ और था लेकिन इमर्जेंट रे नॉर्मल से दूर हो गया। यानी डेंसर टू रेयरर में जब भी लाइट जाएगा तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। इन कंक्लूडिंग पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना। 10th बोर्ड्स में ये वाला डायग्राम और ये कुछ बातें कि लाइट हमेशा रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करने पे नॉर्मल से दूर हो जाती है और डेंसर टू रेयर में नॉर्मल के तरफ हो जाती है। ये चीजें हमें काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। चलिए आगे। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बना, एज सिंपल एज दैट। एंगल ऑफ इमर्जेंस जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ऑलराइट, चलिए अब एक सिमुलेशन के थ्रू, एक एनिमेशन, एक एनालॉजी के थ्रू आप समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में कैसे लाइट बेंड क्यों करता है, कैसे करता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक रास्ता है, उस रास्ते पे कोई ट्रक है, कोई ट्रैक्टर है जो जा रहा है। ठीक है, अब वो अपना रास्ता मोड़ लिया, ड्राइवर को पता नहीं कुछ ऑफ रोडिंग का मन किया होगा तो नॉर्मल रोड से वो बालू वाले रास्ते पे चला गया। अब आप देख रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड राइट साइड आप नोट कर रहे हैं। अब नॉर्मल रोड पे जब आप चलते तो जो ट्रैक्टर है उसका स्पीड ज्यादा होता ऑब्वियसली, और जब बालू पे आ गए तो स्पीड कम जाएगा। तो जो ट्रैक्टर है वो कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा। अब अगर आप इमेजिन करिए कि ये रे ऑफ लाइट था वो ट्रैक्टर, तो उसका ओरिजिनल पाथ तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो बेंड करने के बाद या फिर अपने रास्ते को चेंज करने के बाद, अपने पाथ को डेविएट करने के बाद नॉर्मल के पास आ गया। कंक्लूजन, ट्रैक्टर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेस। यानी कि लाइट का वेलोसिटी एक रेयर मीडियम में ऑब्वियसली ज्यादा होगा, एक ऐसा मीडियम जो ऑप्टिकली रेयर है। ऑप्टिकली रेयर मतलब जिसमें लाइट ज्यादा आसानी से ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है। डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लाइट उसमें सबसे कम ट्रेवल कर पाता है। इन चीजों को हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लाइट bends towards the normal as the velocity decreases। ठीक है,
ये दोनों चीज हो गई कि अगर वेलोसिटी घट जाएगा तो लाइट लाइट कैसे बेंड करेगा, और वेलोसिटी बढ़ने पे वो कैसे बेंड करेगा, राइट। वेलोसिटी अगर घट रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, और वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। लेकिन एक थर्ड केस ये भी हो सकता है कि अगर वो नॉर्मल के डायरेक्शन में, नॉर्मल के थ्रू, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था नॉर्मल के थ्रू, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो वो जस्ट तक जैसा जैसा था उसी पाथ में आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि 3 केसेस हमारे, रेयर टू डेंसर में टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और थर्ड केस जो है उसमें कोई डेविएशन नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। डन, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि एनिमेशन और सिमुलेशन हमने देख लिया, अब आप यहाँ पे देखिए कि ग्लास स्लैब वाले केस में क्या होगा। अगर एयर से वाटर में लाइट जा रहा है, तब आप बताइए कि इस केस में नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा कि नॉर्मल से दूर चला जाएगा। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू थिंक। जवाब आ गया होगा आपका। जवाब क्या था? ऑब्वियसली क्योंकि एयर एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और वाटर ऑप्टिकली डेंस है, मतलब कि एयर में जो पार्टिकल्स है ना वो ज्यादा, मतलब ज्यादा डेंसली, ज्यादा कंडेंसली पैक्ड नहीं है, वो दूर दूर है एक दूसरे से। और वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा नजदीक है। तो लाइट एयर में ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और ज्यादा से कम वेलोसिटी जैसी होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगा, वाटर सॉरी डेंसर टू रेयर में आएगा, यानी कि वाटर से एयर में फॉर एग्जांपल आ रहा है, तब उसका डायरेक्शन क्या होगा। आप जस्ट अब आपको सही से दिखेंगी चीजें। जैसे ही वो वाटर यानी कि डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा, वो अब नॉर्मल से दूर चला जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। राइट, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और तीसरा केस जो है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग और अलोंग द नॉर्मल जा रहा है, तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सेम पाथ में चला जाएगा, इट पासेस अनडिविएटेड। वेलोसिटी डिक्रीज फिर भी हो रहा है, राइट। वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रहा है जबकि वो नॉर्मल में था? वेलोसिटी डिक्रीज तो इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वो एक डेंस रेयर मीडियम में था और डेंसर मीडियम में चला गया, रेयर से डेंसर मीडियम में। तो आपके पास रेयर और डेंसर कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझिए कि आप एक कार लेके जा रहे हैं, भीड़ कम है तो आप ज्यादा तेजी से चल सकते हैं, भीड़ ज्यादा है तो आपकी वेलोसिटी घट जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे। और इसके साथ हमारा रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे मजेदार तरीके से, टाइमर के साथ। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। So for this lecture, this is it. Thank you for watching. Goodbye. Jai Hind.